Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are fine. In our last video हमने डिस्कस किया था अबाउट न्यूक्लिक एसिड, ओके, डीएनए के बारे में डिस्कस किया था, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, आरएनए के कंपोनेंट्स के बारे में। इसके बाद हमने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ा था एंड लास्टली हमने ए बी और जेड डीएनए के बीच में डिफरेंस देखा था और हमने ये भी डिस्कस किया था कि उन सारी चीज़ों में से इम्पॉर्टेंट क्या है और हमें हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, यू कैन प्लीज़ गो एंड वॉच। ओके, नाउ आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, इसके बाद एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटी पढ़ेंगे एंड लास्टली हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के साथ डील करेंगे इन टुडेज क्लास। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म जो है वो इज़ अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट हैपन्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टू सस्टेन लाइफ। देखिए, जो वी आर द ह्यूमंस, हम लिविंग हैं या बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो क्या करते हैं अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जिनको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, जो कि आपने 10th में पढ़ा होगा। जैसे कि हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम डाइजेशन करते हैं, हम एक्सक्रीशन करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है? ये सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं और इन सारे कामों को करने के लिए किसकी ज़रूरत है? हमें रिक्वायरमेंट है एनर्जी की। और ये सारे जो रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, बहुत सारी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है कि हमारे अंदर ब्रेक डाउन होके ख़राब हो जाती हैं, निकल जाती हैं। तो वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं हमें अलाइव रखने के लिए, उन सारे केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? उन सारे केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, तो ज़्यादातर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं? वो डू नॉट अकर इन आइसोलेशन, वो अकेले नहीं होते हैं, बल्कि कैसे होते हैं? वो लिंक्ड होते हैं किसी दूसरे रिएक्शन के साथ। ओके, या फिर वो मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं, या तो किसी दूसरे रिएक्शन के साथ क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं। जैसे आप लोगों ने रेस्पिरेशन का पढ़ा होगा, वो फ्लो चार्ट 10th क्लास में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि C6H12O6 क्या होता है? हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पायरुवेट में। ठीक है, और इसके बाद ये पायरुवेट जो है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कन्वर्ट होता है किसमें? CO2 में प्लस H2O में प्लस ATP में। ठीक है, आपने प्रोबेबली ये रिएक्शन पढ़ा होगा ज़रूर। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है, ये आप देख रहे हैं, आपको भले ही ये वन लाइन रिएक्शन दिख रही है, लेकिन ये रिएक्शन क्या है? अगर आपको फाइनली ATP का फॉर्मेशन करना है तो आपको पायरुवेट का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, लिंक्ड रिएक्शन है। तो रिएक्शन हमें क्या कर होते हैं? दिखाई तो बहुत ही सिंपल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो या तो लिंक्ड होते हैं किसी दूसरे रिएक्शन के साथ, या तो मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं। जैसे देखिए, हमने क्या किया है? कार्बोहाइड्रेट से पायरुवेट बनाया है, या आप कहिए ग्लूकोज से पायरुवेट बनाया है, तो ये आपको सिंगल स्टेप रिएक्शन दिख रहा है, बट द रियलिटी इज़ कि ये इतना लंबा चौड़ा रिएक्शन है। देखिए, यहाँ ग्लूकोज है एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट इन हाउ मेनी स्टेप? स्टेप नंबर 1 2 3 सॉरी 4 5 6 7 8 9। देख रहे हैं कि हमें क्या करना है? अगर हमें ग्लूकोज को भी पायरुवेट में कन्वर्ट करना है तो कितना स्टेप रिएक्शन हो रहा है? ये ऑलमोस्ट 9 स्टेप रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और जब भी हम इस तरीके के रिएक्शंस कराते हैं तो हर एक केमिकल रिएक्शन जो होता है वो कैटेलाइज्ड रिएक्शन होता है। क्या मतलब है कैटेलाइज्ड रिएक्शन का? कि उस रिएक्शन में एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि देखिए, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया गया है? ग्लूकोज को कन्वर्ट किया गया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। कौन से एंजाइम ने किया है? हेक्सोज काइनेज नाम का एक एंजाइम है, उसने इस एक्टिविटी को की है। सिमिलरली इधर भी देखिए, सारे स्टेप्स में आप देख सकते हैं 2-फॉस्फोग्लिसरेट को इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट किया गया है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट किया गया है। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट को पायरुवेट काइनेज की मदद से
पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया गया फाइनली। तो हर एक स्टेप पे अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, डिफरेंट जो कैटलिस्ट है वो लग रहे हैं या एंजाइम्स लग रहे हैं। एंजाइम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, पहली बात कि ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं, दूसरी बात वो लिंक्ड रिएक्शन होते हैं, और तीसरी बात कि ये कैटालाइज्ड रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं और भी कुछ मेटाबॉलिज्म के बारे में। जैसे कि देखिए ये यहाँ आपको कुछ बातें बताई गई हैं। ईच ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। क्या कह रहा है, जब भी कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है तो जो भी बायोमॉलिक्यूल है उसका क्या हो जाता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। चाहे वो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल हो या इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल हो, मैक्रोमॉलिक्यूल हो या माइक्रोमॉलिक्यूल्स हो, उन सारे मॉलिक्यूल्स का क्या होना है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना है। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक ग्लूकोज है आपका, ठीक है, ये हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर किस में कन्वर्ट हुआ है, ये हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, और फिर पायरुवेट से जस्ट अ मिनट रुकिए, मैं आपको इसका डिटेल रिएक्शन बताती हूँ। देखिए हमारा जो वो है ना ग्लूकोज, ये क्या होता है, ये हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल पायरुवेट में। फिर ये जो पायरुवेट है ये हमारे मसल्स के अंदर, किसके अंदर, हमारे मसल सेल के अंदर जब एनारोबिक रिएक्शन होता है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं लैक्टिक एसिड में, और इसी लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से आपको मसल्स में क्या देखने को मिलता है, मस्कुलर क्रैम्प या मस्कुलर पेन देखने को मिलता है, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि जब लोग बहुत ही हैवी एक्सरसाइज करते हैं कहाँ पे, जिम वगैरह के अंदर, तो उनके मसल्स में बहुत ही पेन लगता है। क्यों, क्योंकि उनके मसल्स ने एनारोबिक रेस्पिरेशन किया है और ग्लूकोज को, मसल में जो प्रेजेंट है ग्लूकोज, उनको कन्वर्ट किया है किस में, लैक्टिक एसिड के फॉर्म में। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, एक बायोमॉलिक्यूल दूसरे बायोमॉलिक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, थोड़ा बहुत एनर्जी भी रिलीज कर रहा है, ऑल्दो इतना एनर्जी तो एरोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज होता है, ठीक है। एनारोबिक में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी ही रिलीज होते हैं, फाइन, ओके। चलिए आगे की बात करते हैं। तो जब भी कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, बायोमॉलिक्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक बायोमॉलिक्यूल दूसरे बायोमॉलिक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, फोटोसिंथेसिस भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, प्लांट्स के अंदर होता है। उसमें हमने CO2 लिया और वाटर मॉलिक्यूल लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये किस में कन्वर्ट हुए, C6H12O6 में कन्वर्ट हुए, और प्लस ऑक्सीजन, बहुत सारा ऑक्सीजन बना है ना, ओके। तो आप देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में भी क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में भी जो हमारा बायोमॉलिक्यूल था, इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल, उसने कन्वर्जन कर लिया और दूसरे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया। तो जब भी कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसमें आप देखेंगे कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बायोमॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं दूसरे फॉर्म में, ओके। जैसे कि एक एग्जांपल और दिया है आपको, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड मेकिंग एन अमीनो एसिड इनटू एन अमाइन। देखिए क्या हो रहा है, ये आपका एक अमीनो एसिड है, ठीक, RCHNH2COH, दिस इज एन एसिडिक, दिस इज एन अमीनो एसिड, ठीक है। अब इस अमीनो एसिड में जब हम डी कार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब हम CO2 का रिमूवल कर रहे हैं, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का रिमूवल। तो जब हम CO2 का रिमूवल कर रहे हैं तो यहाँ से ये CO2 निकल जाएगा, ऐसा ही होगा। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, अमीनो एसिड कन्वर्ट हो गया अमीन में, ओके। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, एक फॉर्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना दूसरे फॉर्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल में। दिस इज व्हाट हैपेंस इन मेटाबॉलिज्म, कि एक फॉर्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल हमेशा ही क्या होता है, दूसरे फॉर्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है जब भी कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। तो अब अगर हम मेटाबॉलिक रिएक्शन के टाइप की बात करें तो मेटाबॉलिक रिएक्शन 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। जितने भी जो भी हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक को हम बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन और दूसरे को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि एसिटिक एसिड का कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाना, कैसा रिएक्शन है ये एनाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है।
इसमें क्या होता है, इसमें कोई चीज़ फॉर्म हो रही है, इट इज़ अ सिंथेटिक पाथवे, ठीक है, बायो सिंथेटिक पाथवे। और अगर हम कैटाबॉलिक रिएक्शन की बात करें तो ये कैसा रिएक्शन होता है, ये डिग्रेडेशन पाथवे होता है, कोई चीज़ क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है। एनाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी कंज्यूम की जाती है, क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम होती है। और कैटाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। अगर आपको इससे नहीं समझ आ रहा है तो आप इससे समझिए। जैसे हम क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, ठीक, वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। और जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, C6H12O6 बनता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्लस और क्या बनता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है, ठीक, यही तो होता है। तो जब ये रिएक्शन हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा है ना, फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बायोसिंथेटिक पाथवे या फिर एनाबॉलिक पाथवे, जिसमें क्या होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ों का फॉर्मेशन किया जाता है, दैट इज द एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिक पाथवे, ठीक है। और इसमें देखिए ये सनलाइट जो है, सन की एनर्जी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ओके। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो एनाबॉलिक रिएक्शन में ऑलवेज क्या होता है, आपकी एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैटाबॉलिक पाथवे की, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ तो आप एग्जांपल ले लीजिए रेस्पिरेशन का। हम क्या करते हैं, C6H12O6 का ऑक्सीडेशन करते हैं ना, ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है, फॉर्म होता है आपका CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस आपका 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर्म होता है, फॉर्म हुआ। तो ये जब रिएक्शन आप करा रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सिंपलर फॉर्म के अंदर, ठीक। इसके अलावा क्या हो रहा है, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि बहुत सारा एनर्जी जो है वो बन रहा है। तो इसमें क्या होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी होगी। और इसमें आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हमने ब्रेक डाउन किया ना, डिग्रेड किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के उसको ऑक्सीडेशन कराया, डिग्रेडेशन कराया। तो ऑक्सीडेशन कराया तो वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। यहाँ डिग्रेडेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, सिंथेसिस होता है और एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए एक और बात बता रहा है ATP के बारे में, क्या कह रहा है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो क्या है, वो है ATP। ATP को हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है, इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि जो भी एनर्जी फॉर्म होती है वो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है, ATP के फॉर्म में स्टोर्ड होती है। ये है आपका ATP का स्ट्रक्चर, ओके। ध्यान से देखेंगे तो ATP में शुगर कैसा है, ATP में जो आपका शुगर है इट इज़ अ राइबोज शुगर, ठीक है। तो राइबोज शुगर है, एडेनिन है और 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं। तो इस हिसाब से आपका जो ATP हो गया वो एक राइबो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड हुआ या राइबो न्यूक्लियोटाइड हुआ। तो अगर हम बात करें तो ATP क्या है, ATP इज अ राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ATP इज व्हाट, इट इज़ अ राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्यों, क्योंकि इसके अंदर राइबोज शुगर लगा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड के नाम पे हमारा क्या लगा है, एडेनिन लगा है, और क्या लगा है, फॉस्फेट लगी हुई है, ठीक है। तो फॉस्फेट भी है, शुगर भी है, नाइट्रोजनस बेस भी है, तो इट्स अ न्यूक्लियोटाइड, ओके। और राइबो न्यूक्लियोटाइड क्यों, क्योंकि राइबोज शुगर लगा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि ATP क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, याद रखेंगे आप, ये नीट में पूछा गया है क्वेश्चन कि आपका जो ATP है वो क्या है। तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ द राइबो न्यूक्लियोटाइड, और ATP इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ऑल्सो। तो आई थिंक आपको अभी तक ये समझ आ गया होगा कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन के टाइप्स के बारे में आपको पता चल गया होगा कि 2 टाइप के होते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, और उन दोनों के डिफरेंस के बारे में ऑफ कोर्स आपको बातें पता चल चुकी होंगी। अब हम बात करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। नाउ हम किस चीज़ के साथ डील करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के साथ, ठीक है। देखिए बात करते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की। अगर हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स जैसे कि अमाइनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एक्सेट्रा, ये सारे डिफरेंट आपके बायोमॉलिक्यूल्स हैं। इनके पास क्या होते हैं,
आइडेंटिफाइएबल फंक्शनल ग्रुप होते हैं और ये कुछ ना कुछ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको ही हम बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ओके, सिंपल सी बात है कि वो सारे बायोमॉलिक्यूल्स जो कि एनिमल्स के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड हो गया, जैसे कि अमाइनो एसिड है आपका, न्यूक्लिक एसिड है, इसके अलावा आपका क्या बोलते हैं, हमने और क्या क्या पढ़ा है, हमने प्रोटीन पढ़ा है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं। तो ये सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स जो कि एनिमल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं या रहते हैं या हम उनमें से लेते हैं, इन सारे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, और ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में कुछ ना कुछ रोल जो है वो प्ले करते हैं। ओके, तो दिस ऑल आर नोन एज व्हाट, दिस ऑल आर नोन एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। लेकिन होता क्या है कि प्लांट्स जो हैं उनके अंदर ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो होते ही हैं, लेकिन इन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी प्लांट्स में सिक्रीट होती हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ें प्लांट्स के अंदर सिक्रीट होती हैं उन्हीं एक्स्ट्रा चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। अभी हम देखेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी, पहले प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे देखिए शुगर, कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है, ये आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कार्ब इज प्राइमरी मेटाबोलाइट। यहाँ देखिए ग्लूकोज है और राइबोज शुगर, बोथ आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इसके बाद ये आपका क्या है, ये आपका ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड इज ऑल्सो व्हाट, ट्राइग्लिसराइड इज ऑल्सो अ प्राइमरी मेटाबोलाइट। ये आपका अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड भी क्या है, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट है। मिरिस्टिक एसिड, ये आपका एक फैटी एसिड है, ये भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ प्राइमरी मेटाबोलाइट। तो जो भी हमने अभी तक बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े हैं वो सारे बायोमॉलिक्यूल्स किस कैटेगरी में आते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ओके, लेकिन ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एनिमल्स की बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर भी ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो मिलेंगे ही, लेकिन इसके अलावा कुछ स्पेशल और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं प्लांट्स के अंदर। उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के ऊपर। देखिए इन एडिशन टू प्राइमरी मेटाबोलाइट्स देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो कि किसके द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, स्पेशली प्लांट्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। उन प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, या उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, उन कंपाउंड्स को ही हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। जैसे कि अल्कोलॉइड, फ्लेवोनॉइड, रबर, इसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक, कलर्ड, पिगमेंट, सेंट, गम्स एंड स्पाइसेस, दिस ऑल आर व्हाट, दिस ऑल आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। ओके, और ये आपको मेनली कहाँ से देखने को मिलते हैं, ये सारे के सारे प्लांट प्रोडक्ट होते हैं मोस्टली, ठीक है। अब ये एक टेबल है, आपके एनसीईआरटी का टेबल है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें से आपके नीट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, नीट पीवाईक्यूज हम सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर से नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टेबल है। देखिए पिगमेंट इज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जैसे कि कैरोटीनॉइड पिगमेंट, एंथोसियानिन पिगमेंट, ये सारे के सारे पिगमेंट्स हैं। और ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स इन पिगमेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। एल्कलॉइड इज ऑल्सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जैसे मॉर्फिन है, कोडीन है, ये सारे एल्कलॉइड्स हैं। टर्पेनॉइड इज ऑल्सो अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जैसे कि मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन एक्सेट्रा। एसेंशियल ऑयल जो है ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, जैसे लेमन ग्रास ऑयल, रोजमेरी ऑयल, और अलग अलग तरीके के ऑयल्स आते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल भी किए जाते हैं। टॉक्सिन भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे एब्रीन, रिश्तीन, ये सारे टॉक्सिन हैं, ठीक। लेक्टिन्स भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, जैसे कॉन्केवलिन ए, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आ चुका है, कॉन्केवलिन ए के ऊपर, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं, जैसे विनब्लास्टिन, कुरकुमीन, ये सारे के सारे भी आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, प्लांट्स के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ओके, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जैसे कि रबर, गम्स, सेलुलोज, ये सब भी क्या है, दिस ऑल आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ओके, क्लियर। ओके, क्या है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और क्या है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करें
तो वी डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल और फंक्शन ऑफ ऑल द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो रोल है वो आप पूरी तरीके से अभी के अभी नहीं समझ पाएंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप इनके बारे में और भी पढ़ेंगे कि इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो प्लांट जो इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का सिंथेसिस कर रहे हैं आखिर उसका फंक्शन क्या है, क्यों प्लांट्स इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का सिंथेसिस कर रहे हैं। लेकिन इतना तो आप समझ लीजिए कि जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो फॉर्म किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा वो क्या होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए। जैसे कि रबड़ ले लीजिए, रबड़ से हम कितने सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, टायर्स बनाते हैं, बैंड्स बनाते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें जो है हम रबड़ से फॉर्म करते हैं। ड्रग्स, बहुत सारी मेडिसिन हैं जो ह्यूमंस के लिए काफ़ी यूज़फुल है। स्पाइसेस, इंडिया में तो स्पाइसेस का पूछना ही नहीं है, वैरायटी ऑफ स्पाइसेस हम उसको अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। सेंट, परफ्यूम्स का फॉर्मेशन, पिगमेंट्स का फॉर्मेशन, कलरिंग वगैरह के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का होस्ट के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, ये बात तो आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन होस्ट जो उन चीज़ों को सिक्रीट कर रहे हैं वो चीज़ें हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। और ये जो टेबल आपने अभी पढ़ी थी, ये टेबल प्लीज़ याद कर लीजिएगा, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ मास्टर स्लाइड, यू नीड टू रिमेंबर इट बाई हुक और बाई क्रुक, जैसे भी याद करना है कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आज की क्लास में हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ा, और इसके बाद हमने जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अलग अलग कैटेगरीज हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। हमारा जो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसके बारे में भी हमने डिफरेंसेस देखे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हम कल और स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। बाकी इस चैप्टर में हमने सब कुछ पढ़ लिया है, सिर्फ हमारा एंजाइम रह गया है, तो बायोमोलिक्यूल के एंजाइम को फिनिश करेंगे और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे PYQ सेशन इफ़ यू गाइज विश। अदरवाइज़ फिर हम नेक्स्ट चैप्टर कोई अपना उठा लेंगे, जैसे आप अगर कहें तो हम सेल चैप्टर पढ़ लेते हैं, या जो भी चैप्टर वॉट एवर यू वुड लाइक। क्लास 11th के स्टूडेंट मुझे बता दें इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा चैप्टर वो नेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल गाइज, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।